हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स, ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है, हम पढ़ते जा रहे हैं। तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ख़्याल मेरे जहन में था। मैं सोच रहा था कि एक शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आजकल आप हमें देख लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हम आपको देख भी नहीं पाते, लेकिन आपको हम सोचते हैं, आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो तैयार करते हैं और आपके लिए दिन रात काम करते हैं। तो आप हमारे ख़्यालों में, हमारी तवज्जो का मरकज़ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका रिटर्न भी हमें जैसे दे रहे हैं इसी तरह जो है वो देते रहेंगे। तो आज फर्स्ट ईयर लेक्चर 4 में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या इसको हम कहते हैं कानून मुतग़य्यर तनासुबात। कानून मुतग़य्यर तनासुबात। मुतग़य्यर मतलब ऐसी चीज़ जो बदलती रहे, और तनासुबात हम बात करते हैं इस तनासब से, उस तनासब से, इस रेशो से, उस रेशो से। रेशोज़ को जो हम वो तनासब कहते हैं, उसका जो मजमुआ है उसको हम तनासुबात कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसमें हम मुख्तलिफ रेशो देखेंगे, मतलब इन बिटवीन एवरेज प्रोडक्टिविटी, औसत पैदावार जो है, टोटल प्रोडक्टिविटी, कुल पैदावार जो है, मुख्ततिम प्रोडक्टिविटी, जो मार्जिन मुख्ततिम पैदावार सारी जो है वो जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी, उनके दरमियान हम रेशोज़ देखेंगे। इसमें 3 स्टेजेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस कानून को पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ चीज़ों का हमें पता होना या कुछ चीज़ों का हमें इल्म होना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास कुल पैदावार है, कुल पैदावार जिसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास है औसत पैदावार जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास है मुख्ततिम पैदावार जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इन चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है, इन चीज़ों के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो आपके लिए ना मैं टोटल प्रोडक्टिविटी या कुल पैदावार को जो है वो डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 20 मीटर कपड़ा है, हम मशीनों और लेबर की मदद से उससे 40 शर्टें बनाते हैं, और ये जो 40 शर्टें हैं जो दूसरे इनपुट्स लगा के हमने बनाई हैं, उसमें लेबर, मेहनत, सरमाया, सारी इकाइयाँ लगा के, पैसा लगा के, मशीनरी लगा के, मज़दूर लगा के हमने जो बनाया है 40 शर्टों को, वो जो 40 शर्टें हैं, वो जो 40 शर्ट्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी कुल पैदावार होगी। एवरेज पैदावार या एवरेज प्रोडक्टिविटी, इसको हम देखते हैं, इसका एक नॉर्मली हम इसको कहते हैं डेल्टा क्यू, चेंज इन आउटपुट ओवर डेल्टा एल, चेंज इन लैब। इससे हमें एवरेज पैदावार हासिल हो जाती है। इसका एक और फार्मूला भी है, Q1 ओवर L2 माइनस L1। ये देखें, चेंज इन क्यू, चेंज इज डेल्टा क्यू, चेंज इन आउटपुट, और ये L2 टू L1 चेंज इन लेबर, और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल जो है हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी है। इतना कम्प्लेक्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने इसको डिस्कस किया है, इसको आप रहने दें। आगे जी मुख्तलिफ पैदावार, आप जानते हैं कि जैसे हम हर अगला यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, उससे हर अगली इकाई जो इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 मज़दूर लगाए हुए हैं और उनसे हमें पैदावार हो रही है 50, छठा मज़दूर लगाने से अगर पैदावार हमारी 65 हो जाती है, 50 से 65 जो पैदावार बढ़ी है छठे मज़दूर की वजह से, टोटल पैदावार में जो तब्दीली आई है, कुल पैदावार में जो तब्दीली आई है, वो हमारी जो है वो मुख्तलिफ पैदावार है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी था। इन चीज़ों के साथ अब हम अपने इस लेक्चर को मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें एक मुअय्यन आमिल है, फिक्स्ड फैक्टर, जैसे लैंड है किसी फैक्ट्री की,
या किसी जगह पे हम कोई पैदावार यूनिट बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे जो लैंड है वो हमारा फिक्स एनिमल है। और मुतग़य्यर आमिलीन, ये देखें जी मुतग़य्यर आमिलीन में क्या है हमारे पास, मतलब ऐसे फैक्टर जो चेंज होते रहें, वेरिएबल फैक्टर, जैसे लेबर में हमने कहा था उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं कि मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाए तो एक ख़ास हद तक पैदावार में इजाफ़ा मुतग़य्यर इकाइयों की निस्बत ज़्यादा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात पैदावार में इजाफ़े की शरह जो है कम हो जाती है। तो हमने डिस्कस किया था कानून तकसीर हासिल, जिसमें जो हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार भी बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई के बराबर काम का पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार भी जो है वो सेम रहती है। फिर क्या होता है जी, फिर नई इकाई लगाते हैं तो उसके बाद जो है हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई से कम पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार भी कम होती जाती है। तो इसमें जैसे प्रोफेसर कैरन क्रॉस ने कहा है कि ज़मीन के ख़ास टुकड़े पर जो फ़िक्स फैक्टर है, ज़मीन लैंड जो हमारा फ़िक्स फैक्टर है, ये तब्दील नहीं होता, ज़मीन वहीं पे रहती है जहाँ पे होती है। पर मेहनत और सरमाया हमारे मुतग़य्यर आमिलीन है, यानी वेरिएबल फैक्टर है। मेहनत और सरमाया इसको हम बदल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़मीन के टुकड़े पर सरमाया और मेहनत की इकाइयाँ लगाते चले जाएँ तो मुख्तलिफ पैदावार में इजाफ़ा उसी निस्बत से कम होता चला जाता है। पहले एक तकसीरी हासिल था, मुख्तलिफ पैदावार बढ़ रही थी, फिर सेम रही अगली यूनिट पे, फिर कम होना शुरू हो गई। तो इसमें मुख्तलिफ पैदावार में इजाफ़ा उस निस्बत से कम होता चला जाता है। इसमें नीचे लिखा है बशर्ते कि दीगर हालात बदस्तूर कायम रहें। हमने कहा था कि ये जो जुमला है कि बशर्ते कि दीगर हालात जो हैं वो बदस्तूर कायम रहें, इससे मुराद कुछ शराइत हैं, कुछ अज़म्पशंस हैं जो किसी कानून के पूरा होने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे इस कानून को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इस लॉ में हम जो है अज़म्पशन को पहले डिस्कस कर लें। शॉर्ट सी अज़म्पशंस हैं, इसको हम देखते हैं जी। अज़म्पशंस क्या अज़म्पशन है जी? नंबर 1 हमारे पास है कि टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली ना हो। जहाँ पे अशिया को पैदा किया जा रहा है, जहाँ पे पैदावारी यूनिट है, वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी वो तब्दील ना हो, उसको बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़िंदगी के जो रुझानात हैं, ज़िंदगी के जो मेयारात हैं, जो रुख हैं, उसको बदल रही है। तो बहरहाल ये मुश्किल होगा इन फ्यूचर, बट यहाँ पे इसकी अज़म्पशन के तौर हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहे जी, वो फिक्स रहे, वो कांस्टेंट रहे, उसमें जो है वो कोई तब्दीली ना आए। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे ये है कि आमिलीन पैदाइश की मुनासिब इकाइयाँ हों। आमिलीन पैदाइश जो हमारे पास मुनासिब हों, आमिलीन पैदाइश की जो है वो नकल पजीरी हो, नकल पजीरी भी आमिलीन पैदाइश की हो सके और आमिलीन पैदाइश की जो इकाइयाँ जो हैं वो भी मुनासिब हों। और नंबर 3 पे ये है कि इसको हम डिस्कस करते हैं, दिस इज़ फॉर द शॉर्ट रन पीरियड, अरसा कलील के लिए। लॉन्ग रन के लिए ये नहीं है या अरसा तवील के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक फ़िक्स फैक्टर है और उसके साथ वेरिएबल फैक्टर है, यानी कुछ एक जो इसमें मुतय्यन आमिल है, बाकी मुतग़य्यर आमिलीन हैं जो बदलते हैं, एक जो फिक्स नहीं होता। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में होता है। लॉन्ग रन में कोई मुतय्यन यानी कोई फ़िक्स फैक्टर नहीं होता, सारे फैक्टर जो है वेरिएबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इट इज़ फॉर द शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मुख्तसर सी शॉर्ट अज़म्पशंस हैं। इसके अज़म्पशन और भी हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी क्लास जो है इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट की है, तो हम इसमें बेसिक्स को टच कर रहे हैं, तो उसको टच करते हुए हम आगे निकलते हैं। और नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से टेबल और डायग्राम के ज़रिए ना डिस्कस करना है। तो टेबल और डायग्राम, ये आपकी बुक का टेबल और डायग्राम है। इसमें हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि इस कानून को पढ़ने के लिए थोड़ा मुस्कुरा दें कि परेशान हो रहे हैं भाई, सो इजी। आप जैसे सोचेंगे ये वैसे होगा, इट्स सो सिंपल। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आई फील कि आप ऐसे बड़ा गौर से देख रहे हैं और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे मतलब इस तरह से डिस्कशन करके। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारा टेबल है कानून मुतग़य्यर तनासबात का, उसके साथ जो हमारी डायग्राम है इसको डिस्कस करते हैं। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि इस कानून को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले डिस्कस करना है, जैसे कुल पैदावार, और उसमें हमने शर्ट की एग्जांपल ली थी। उसके बाद
औसत पैदावार या एवरेज प्रोडक्शन, उसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था और बताया था कि औसत पैदावार जो है वो क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसको अब जस्ट आपके नॉलेज के लिए हमने डिस्कस किया। और थर्ड जो है हमने डिस्कस किया था मुख्ततिम पैदावार। मुख्ततिम पैदावार के कॉन्सेप्ट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, आपसे बात भी होती रहती है, आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, इस पर हमने काफ़ी सारी जो है बात की है। तो यहाँ पे देखें ये फिक्स फैक्टर है लैंड, दैट इज़ नॉट चेंजिंग, फिक्स ही रहेगा। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम बदल सकते हैं, मेहनत और सरमाया, इसके 8 यूनिट हमने लिए हैं। और उसके बाद ये हमारे पास कुल पैदावार है, टोटल प्रोडक्टिविटी, इसको हमने डिस्कस किया था। शर्ट की एग्जांपल हमने ली थी कि हमारे पास 20 गज़ कपड़ा है तो हम उससे मेहनत और सरमाया के 8 या 9 यूनिट लगा के 40 शर्ट्स बना सकते हैं। वो जो 40 शर्ट्स हैं वो हमारी जो है वो कुल पैदावार होगी। एवरेज प्रोडक्टिविटी को हमने फार्मूले के ज़रिए डिस्कस किया था, और मुख्ततिम पैदावार उसको भी हम डिस्कस किया। अब ये सारी चीज़ें जो हम इस डायग्राम में डिस्कस करेंगे। तो इस लॉ में ना हमने 3 स्टेजेस को डिस्कस करना है, 3 स्टेजेस को हमें डिस्कस करना है। कितने स्टेजेस को डिस्कस करना है? 3 को। इसमें ये देखें, पहला मरला है, फिर दूसरा मरला है, और फिर तीसरा मरला है, और ये टोटल प्रोडक्टिविटी का। और फिर ये यहाँ पे उसी के साथ ही कनेक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी है। तो इसको हम इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा कि ये मतलब इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर एक पेज पे हम इसको ड्रॉ करके इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला मरला है उसमें हम देखते हैं जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो पहले जो मरला है उसमें जो टोटल प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ कर रही है, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी जो हमारी वो इंक्रीज़ कर रही है। और दूसरे मरले में हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो जो है तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन उसमें जो टोटल प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो उसने जो है वो कम होना शुरू हो गई हमारी। देखें यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये भी है, यहाँ पे देखें ये कम होना शुरू हो गई है, डायग्राम में ये वाज़ेह है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ना एवरेज प्रोडक्टिविटी भी दूसरे मरले में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, ये देखें ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो इससे वो बढ़ना शुरू हो गई है। और तीसरे मरले में हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो तो कम होना शुरू हो जाती है, और उसमें देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो भी हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव होना शुरू हो गई है। ये किस तरह से है, क्यों है, इसको हम आगे जो है वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है पहले फेज़ में, और एवरेज प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। और उसमें हम कह सकते हैं कि जो रेट इंक्रीज़ इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन एवरेज प्रोडक्टिविटी। दूसरे मरले में एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तीसरे मरले में हम देखते हैं जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो डिस्कस हो जाती है। तो ये प्रोपोर्शंस हैं, एक रेशो है पहले मरले की, दूसरे मरले की एक और रेशो है, तीसरे मरले की एक और रेशो है, इसमें प्रोपोर्शंस हैं। इस वजह से, इन प्रोपोर्शंस की वजह से, इसमें एक फैक्टर फिक्स है, बाकी मेहनत सरमाया ऊपर नीचे हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें फिर एवरेज प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो तब्दील हो रही है। इसमें डिफरेंट रेशोज़ हैं, इन रेशोज़ की वजह से हम इन्हें कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या कानून मुतग़य्यर तनासुबात। तनासुब मैंने आपको बताया रेशोज़ को कहते हैं मुतग़य्यर, बहुत सारी रेशोज़ या निस्बतें जो कम या ज़्यादा होती रहें। तो इसको हम मज़ीद जो है अगले पेज पे ना डायग्राम बना के मैं आपको एक ही डायग्राम में इसको सॉरी एक ही डायग्राम में ना हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सेंसिटिव है ये बोर्ड हमारा, जो डिजिटल बोर्ड है, बट आई एम ट्राइंग बहुत ही सेंसिटिव है।
ये हमारी जी टोटल प्रोडक्टिविटी है। अच्छा टोटल प्रोडक्टिविटी ये हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी होगी। ये हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी हो गई। ये देखें जी हमने ड्रॉ किया है इसमें टोटल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिन प्रोडक्टिविटी। पिछले पेज पे हमने जो है वो दो डिफरेंट डायग्राम्स में ये चीज़ें डिस्कस की थी। आपकी आसानी के लिए इसमें मैंने एक डायग्राम बनाई, तो इसमें 3 फेजेस हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। इसमें जो फर्स्ट फेज़ है वो बता रहा है, जो हमारा फर्स्ट फेज़ है वो बता रहा है यहाँ पे, ये देखें जो फर्स्ट फेज़ है इसमें रिलेशन जो है हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी का। इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना वो ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन एवरेज प्रोडक्टिविटी। ये देखें ये लाइन जो है ऊपर वाली ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की है, यहाँ तक ये पहले पेज में ज़्यादा है, और ये नीचे वाली जो है ये वाली लाइन जो है ये एवरेज प्रोडक्टिविटी की है, ये कम है। तो फर्स्ट फेज में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले फेज़ में क्या है ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले फेज़ में क्या है ज़्यादा है, और इसमें अशिया जो है कम लागत पर पैदा हो रही हैं कानून तकसीर हासिल को सामने रखते हुए उस रुझान के मद्देनज़र। दूसरे फेज़ में हम यहाँ देखते हैं जो एवरेज प्रोडक्टिविटी, देखें ये एवरेज दूसरे फेज़ में एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये नीचे हो गई है, कम हो रही है। तो दूसरे फेज़ में हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है बहसीत मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कम होना शुरू हो गई है, एवरेज प्रोडक्टिविटी भी कम होना शुरू हो गई है इन मराहिल में, लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी एक हद तक बढ़ती है, यहाँ कम नहीं हुई। टोटल प्रोडक्टिविटी बहुत आगे जाके जो है वो कम होती है उसकी निस्बत जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। ये देखें जी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है फिर नेगेटिव होती है, और जो टोटल एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो उसकी निस्बत पहले कम होना शुरू होगी। तीसरे मरले में हम ये देखते हैं कि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव हो जाती है। हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव हो जाती है। ये देखें जी यहाँ पे ज़ीरो हुई और उसके बाद फिर ये नेगेटिव होना शुरू हो गई है। ज़ीरो कहाँ पे हुई, हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जहाँ पे ज़ीरो हुई इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे वहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। ये भी एक रेशो है, ये भी एक रेशो है कि इस रेशो पे मार्जिनल एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर है। इस यहाँ ये भी एक रेशो है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, एवरेज प्रोडक्टिविटी कम है। यहाँ फिर एक और रेशो दूसरे फेज़ में जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो गई और एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं, देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव हो जाती है, इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव हो जाती है। क्यों नेगेटिव हो जाती है, हम ऑलरेडी हमने पढ़ा था कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तक़रार हासिल और कानून तकलील हासिल। उसमें हम देखते हैं कि तीसरे मरले में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 7-8 यूनिट लेबर के लगाए हैं और मेहनत के लगाए हैं, उसके बाद मज़ीद इकाई वो बढ़ाते हैं उसकी वेरिएबल फैक्टर की, तो वो पैदावार देने की बजाय वो पैदावार को कम करना शुरू कर देता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता, वो दूसरों की एफिशिएंसी को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसमें 3 स्टेजेस हैं, 1 2 3। पहले में क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो मुख्तलिफ पैदावार है वो ज़्यादा, ये देखें, और एवरेज प्रोडक्टिविटी वो कम है। यहाँ पे मार्जिन इस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी बराबर, और उसके बाद सेकंड फेज़ में एवरेज प्रोडक्टिविटी ऊपर जा रही है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और तीसरे फेज़ में हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये एक असूल है कि हमने पहले डिस्कस किया था, जैसे हम नई इकाई लगाते हैं तो पहले मुख्तलिफ पैदावार जो है वो बढ़ती है, कुल पैदावार भी बढ़ती है, फिर अगली नई इकाई पे मुख्तलिफ नई इकाई जो दूसरी जो मौजूद इकाई होती है उसके बराबर काम पैदावार देती है, और मुख्तलिफ पैदावार भी उसके बराबर होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम कोई और इकाई लगाते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी को नेगेटिव कर देती है, और पहले से कुल पैदावार भी कम हो जाती है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी देखिए नेगेटिव हो गई है। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट रेशोज़ पढ़ी हैं, डिफरेंट प्रपोर्शंस पढ़े हैं।
ये देखें इसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी एक प्रपोर्शन है, एक निस्बत है, ये एक निस्बत है, ये एक निस्बत है, तो इन तीनों को मिलाएं तो निस्बत की जमा तनासुबात है। इसमें हमने जो डिस्कस किया है तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ निस्बतों को डिस्कस किया है, मुख्तलिफ़ प्रपोर्शंस को डिस्कस किया है। इस हवाले से हम इसको कह सकते हैं कानून मुतग़य्यर तनासुबात या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेशोज़ और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और हम उसको कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में आपको वो क्लियर कर दें। इसके साथ ही ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।